वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 30 अगस्त। इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि यूएन का मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं आपको अलग से समझाऊंगी। तो हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था। तो आप सभी लोग एक बार जरा उसमें थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ मैसेजेस कीजिए, ज्यादा नंबर ऑफ कमेंट कीजिए। उसके बाद आपको 100% यूएन पे एक सेपरेट वीडियो जिसमें यूएन और यूएन से जुड़ी हुई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम पहले आज का आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। और इस आर्टिकल की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है आपके सामने, इन नंबर्स को कॉल करो। पीडीएफ के ऊपर पूरी जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ग्रुप पेड है। बाकी ये है हमारे टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जब भी आप चाहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, जहाँ पे आपको डेली की अपडेट्स मिल जाएंगी ओनली करंट अफेयर के चैनल पर। और दूसरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन भी चैनल है, वहां पर भी सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं। बात करते हैं हम अपने आज के जो है प्रोजेक्ट्स में आने वाले क्वेश्चंस की, आर्टिकल्स की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रीलिम्स, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स, क्योंकि डिजिटल मिशन प्रोजेक्ट ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। ब्रिक्स में नई कंट्रीज, ब्रिक्स का टॉपिक प्रीलिम्स। इंडिया और नॉर्थ सी का रूट प्रीलिम्स। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग अगेन प्रीलिम्स। एडवाइजरी बोर्ड प्रीलिम्स। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगी मैं, तो ये आपका थोड़ा मेन से भी जुड़ जाएगा और पेपर 2 सीएपीएफ से भी थोड़ा बहुत जुड़ सकता है। अगर वो इन्फ्लेशन पे कोई पेपर 2 में पूछ लेते हैं तो ऐसे राइटिंग में आता है ना, इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, मुद्रास्फीति और उसके कारक, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए बाकी इसमें आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ के जाओगे। तो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट, जो कि हेल्थ अथॉरिटी ने स्टार्ट करा है आइजोल मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? आइजोल। वहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसको स्टार्ट किया है। असल में जो ये पूरा आयुष्मान का मिशन है ना, वो जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर एक अथॉरिटी आती है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उन्होंने हमारे आयुष्मान भारत मिशन के लिए 100 ऐसी माइक्रो साइट, माइक्रो का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटी छोटी, साइट का मतलब जगह, बहुत छोटी छोटी साइट को यहाँ पर जो है अपनाया है, जिसमें मिजोरम पहली ऐसा राज्य बना है। आपको पता है कि मिजोरम जो है बहुत छोटा सा राज्य है। मिजोरम की एक जो कैपिटल है आइजोल, माइक्रो सिटी हो गई ना, वो बहुत छोटी सी सिटी हो गई। तो यहाँ पे शुरुआत पहले करी है कि यहाँ पर आयुष्मान जो भारत मिशन चल रहा है उसमें डिजिटलाइज करने की जो बात चल रही है, उसमें सबसे पहली सिटी चूज की गई है आइजोल मिजोरम। इसके अंदर होगा क्या? इसमें वहां पर आइजोल के अंदर जितने भी निजी क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है, छोटे मोटे बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं जो कि आयुष्मान भारत के हिसाब से बनाए गए हैं, वहां पर क्या किए जाएंगी? वहां पर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। हर एक चीज डिजिटलाइज होगी, चाहे वहां की लेबोरेटरीज हो, वहां के लैब का रिजल्ट आना हो, हर चीज हो। तो इसी तरीके से 100 जगहों को चूज किया जाएगा, जिसमें पहली कौन सी हो गई? मिजोरम की आइजोल सिटी, ताकि बल्क में लोगों तक ये इनिशिएटिव पहुंच सके, शुरुआत कर दी गई है। तो माइक्रो का मतलब ऐसी जगह जो कि आप फोकस बहुत कम रह जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा फोकस ज्यादा बढ़ाने के लिए स्मॉल और मीडियम स्केल के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लघु और मध्यम स्तर के निजी स्वास्थ्य सेवाओं को ये पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और इसी में यही चीज है। और इसको पूरा जो है स्टार्ट करने वाली आपको मैंने बता दिया है, ये पूरा का पूरा आयुष्मान भारत मिशन की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्टार्ट करेगी। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को गाइडेंस के साथ और कौन इसमें हेल्प कर रहा है? स्टेट के डायरेक्टर्स भी हेल्प कर रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, ये सब हेल्प कर रहे हैं। पेरेंट्स जो भी पेशेंट्स होंगे, मरीज जो भी होंगे, वो सारा अपना स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करवाएंगे। और पूरे भारत में कभी भी वो कहीं पर भी कोई भी हेल्थ केयर के लिए जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड पुराना एक साथ जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स।
तो उनकी रिकॉर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी। जैसे आपका पैन कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होता है, वो पैन कार्ड आधार कार्ड आपने एक जगह पे रजिस्टर करा दिया, आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी बैंक अकाउंट खोलो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आपके उस रजिस्टर्ड फोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड पे जितने ट्रांजेक्शन हुए सारे लिखे आ जाएंगे। लिंक हो गया ना सारा कुछ। जरूरी नहीं है आप एक जगह बैठ के कर रहे हो तो ही लिंक होगा। अब यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। जो भी हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, आप कहीं पर भी इलाज कराओ, उसमें सारा कुछ दिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जुड़ रहा है। ठीक है। तो ये चीज है, एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा, एजेंसी की तरह काम करवाया जाएगा। क्लियर हुआ? हेल्थ जो है वो एक क्लिक से आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। ऑनलाइन तरीके से सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा हेल्थ रिकॉर्ड, सारा सिटीजन, उनका कंसेंट, उनकी सिक्योरिटी, प्रिवेसी, हर एक चीज एक साथ हो जाएगी। ठीक है ना? समझे भाई बात को? चलो अगला देखिए भाई, आपको मैंने बताया था ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज जुड़ने की बात कर रही है। यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो 5 था अभी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उससे अभी 11 में जुड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि यह सभी वैश्विक निकायों के लिए एक संदेश दिया गया है। 6 नई कंट्रीज इसमें जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तैयार हो गए हैं कि 1 जनवरी 2024 से, एक जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नई कंट्रीज जुड़ रही है। 5 कंट्रीज ऑलरेडी हैं, 6 नई कंट्रीज जुड़ रही हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज है ये देखिए। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर इजिप्ट, इथोपिया और अर्जेंटीना। ये 6 कंट्रीज ब्रिक्स का नया पार्ट बनना शुरू हो जाएंगी। और ये आप देखोगे इतनी सारी इसमें वो कंट्रीज हैं जहां पे ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। जहां पे ऑयल प्रोडक्शन है ना, ये आपको पता है सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ये कितना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में ये करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि और भी कंट्रीज यहाँ पे हो, और ग्लोबल साउथ जैसी जो चीज होती है उसको आगे बढ़ावा दिया जा सके, नया लैंडस्केप तैयार हो। इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है, चाइना ने भी यहाँ पे इनवाइट करने के लिए राजी कर दिया। ईरान अगर इसमें जुड़ रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया, उससे ये होगा कि ऑयल का ट्रेड जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इंक्लूड करना। और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो अशांति होती है वो भी थोड़ी स्थापित करना आसान हो जाएगा। प्लस जो हम लोग अभी भी इतना ज्यादा डिपेंडेंट है यूएन के ऊपर और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसी सब के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है भाई। इंडिया के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी इंडिया जो है G7 और ब्रिक्स दोनों में पार्टिसिपेट कर रही है। और इस तरीके से हम लोगों को मौका मिल गया अपने टाइम में सब कुछ ऐड करवाने का। तो ब्रिक्स के इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एनडीबी। 2014 में एनडीबी स्टार्ट किया गया था जिसके हेडक्वार्टर्स चाइना में है, जो कि ये लोन प्रोवाइड करता है ब्रिक्स के मेंबर्स को। इसमें एक सीआरए होता है, सीआरए का मतलब है कंटिजेंट रिजर्व अग्रीमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। तो जैसे हमारे भारत का भी एक कंटिजेंसी फंड होता है, ऐसे ही जो है ब्रिक्स ने भी अपना एक कंटिजेंसी रिजर्व फंड रखा हुआ है, जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ब्रिक्स का जो पेमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम ही क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में हेल्प होगा। हो सकता है कल को अपनी नई करेंसी भी लॉन्च करे और डॉलर को यहाँ पर, डॉलर का वर्चस्व चलता आ रहा है, डोमिनेंस, उसको डी डॉलराइज कर दिया जाए। कस्टम्स के अग्रीमेंट है, ट्रेड की फैसिलिटेशन है, ट्रेड का बैरियर्स है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाए इन सब के बाद से। ठीक है भाई। चैलेंजेस आपको पता है कि वही सबसे बड़ा चैलेंज है, इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े से आपको पता है कि प्रॉब्लमैटिक हमेशा से रहे हैं। और कॉम्पोजिशन थोड़ी इसमें अलग आ गई है। अब इसमें देखो कितने सारी और कंट्रीज भी जुड़ गई हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पोजिशन इसका मल्टीपल हो गया है। अब वो वाला नहीं रहा कि एक साथ 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 वाले हैं। लाइक माइंडेड कंट्रीज कम, थोड़ा सा अनलाइक माइंडेड कंट्रीज ज्यादा आ गई हैं। और थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि चाइना का डोमिनेंस यहाँ पे हो सकता है बढ़ जाए। चाइना की ऐसी सोच है अपनी, मैं ये नहीं बोल रही कि बढ़ ही जाएगा। बढ़ जाएगा तो इंडिया से इनिशिएटिव लेने के लिए कभी भी शामिल नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि जैसे चाइना को ऐसा है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में अभी यूएसए का डोमिनेंस ज्यादा है, तो कल को ये एक मैं अपना ग्रुप बना रहा हूँ, तो हो सकता है कल को इसमें मेरा डोमिनेंस ज्यादा हो जाए।
ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए ये एक तरीका है, थोड़ा रीजनल सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा ग्लोबल साउथ का अपने एजेंडा को और बढ़ावा देने के लिए। सो काफी करना अच्छा इनिशिएटिव। ठीक है, ऐसे ही अगला अगला आर्टिकल है इंडिया और नदन सी का रूट। मुरमांस्क जो है आर्कटिक क्षेत्र जो है वहां की राजधानी, आपको पता ही होगा। ठीक है, आर्कटिक जो पूरा रीजन है, आर्कटिक रीजन की, तो उधर जो है एक नदन सी का रूट, नदन मतलब सबसे ऊपर की तरफ है, नदन सी रूट है वहां पर। नॉर्थ ईस्ट पैसेज भी कहा जाता है। अगर आपको एशिया से पैसिफिक तक सामान पहुंचाना है तो बहुत आसानी हो जाती है वहां से सामान पहुंचाने की। और ये एक रूट है जो कि बेरेंट सी और कारा सी के बीच में से शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, इस पे मैप में मैं इंक्लूड करना भूल गई, मैं वैसे आपको समझा देती हूँ। तो एक ऐसा रूट है जो कि बेरेंट्स और कारा सी के बीच में स्टार्ट होता है, जिसमें रशिया ने अपना स्टार्ट किया हुआ है। उस रीजन से होकर के आगे तक जा सकते हो। और ये पूरा रीजन जो है ना वो आर्कटिक ओशन का जो पूरा इलाका है ना वहां पे लाई करता है। तो वो पूरा का पूरा रीजन रशिया के पास आता है। रशिया की एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वहां पे आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया नॉर्थ ईस्ट पैसेज। कनाडा ने अपना नॉर्थ वेस्ट रखा हुआ है। ये आपको, आपने मैप तो देखा ही है ना सबने। इस तरफ अगर कनाडा है और वो ऊपर आर्कटिक की तरफ नॉर्थ वेस्ट रख रही है क्योंकि वेस्ट तरफ आता है, तो रशिया इस तरफ है, रशिया अपना नॉर्थ ईस्ट रखेगी इस तरफ, है ना, नॉर्थ ईस्ट पैसेज। तो ये दोनों जो है आपस में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के रूप में जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया की इस तरफ पड़ता है, इंडिया के काफी पास की तरफ पड़ता है ऊपर, नदन सी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा रूट है वो आर्कटिक वाटर्स के रीजन में लाई करता है। और इसके अंदर ये जो पूरा एक रीजन आता है रशिया के कंट्रोल में है। इस रूट को बहुत सारी जगह को आइस से फ्री कर दिया गया है, लेकिन जो मेल्ट हो रही है आर्कटिक, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। और जब स्वेज कैनाल में कुछ रीजन में ब्लॉकेज आया था तब यहाँ पर जो है शिप्स का आना जाना बढ़ा दिया गया। राइट, तो इंडिया एंड द नदन सी रूट जो है वो उसी रीजन की बात यहाँ पे हो रही है। तो वहां पे ग्रोथ रेट जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है, और 73% से ज्यादा ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। जो कार्गो की ट्रैफिक की वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिली है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ से जो क्रूड ऑयल रशिया से आता है, कोयला आता है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सा गया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि ये काफी ज्यादा इंक्रीज में जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो वही चीज है ये, समझना इस बात को। बाकी इसके अंदर नदन सी के रूट में भी काफी इंक्रीज इंक्रीज हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये पूरा रास्ता जो है चेन्नई से व्लादिवोस, व्लादिवोस कहाँ पे है, रशिया के अंदर, चेन्नई हमारे भारत का। ये पूरा एक लिंक एस्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि 10,500 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जो कि बिल्कुल आपको पता है। अगर हमें चाइना से मतलब इंडिया से होते हुए जाना, इंडिया से ऊपर की तरफ जाना है तो बीच में चाइना भी आएगा, जापान भी आएगा। तो पूरा का पूरा 10,500 किलोमीटर का ये जो लंबा रास्ता होगा इसमें जापान, साउथ चाइना सी, मलक्का वगैरह ये सब कुछ होगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा हमारे पुराने रूट से जो है वो 12 दिनों तक कम ले आएगा। ठीक है, अभी जो है 16,000 किलोमीटर का लगता है, इसमें यहाँ पे 12 दिन लगेंगे और काफी कम हो जाएगा रूट। ठीक है भाई, तो यही चीज है इसके अंदर। ये वाला आर्टिकल इसमें अपने दिमाग में रखिएगा, छोटा सा आर्टिकल है। अगला आता है भाई स्वच्छ वायु वायु सर्वेक्षण रैंकिंग। वायु सर्वेक्षण का मतलब है यहाँ पर जो भी हमारी एयर पॉल्यूशन किसमें कितना ज्यादा है। क्लीनेस्ट की बात नहीं है, क्लीनेस्ट में भी इंदौर ने टॉप किया है और वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर ने ही टॉप किया है। वायु सर्वेक्षण मतलब क्लीन एयर का जो प्रोग्राम है एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, 200 पॉइंट में से 187 मिला है। मध्य प्रदेश को यहाँ पर काफी सारा मिला है। और इंदौर फर्स्ट है, आगरा सेकंड है, थाने थर्ड है, थाने इज इन महाराष्ट्र, श्रीनगर फोर्थ है और भोपाल फिफ्थ है। तो यहाँ पर दो अकेली मध्य प्रदेश की सिटीज आती है इसके अंदर टॉप 5 में। वायु सर्वेक्षण रैंकिंग जो कि यहाँ पर ये बताता है कि किस एरिया में कितना जो है एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हुआ है या कितना सुधार हुआ है। इंदौर ने काफी इंप्रूवमेंट करी है, चाहे अपने बहुत सारे एरिया में एयर क्वालिटी के स्टेशंस लगाना हो, रात को सफाइयां करानी हो, है ना, और हरित आवरण बढ़ाना हो, CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करना हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपनाई है उन्होंने।
ठीक है। और वहां पे एक जगह आती है ग्वालियर, ग्वालियर 117 पॉइंट आया 43rd रैंक पे, जबकि भोपाल जो है 5th पोजीशन पे आया, जबलपुर 7th पोजीशन पे आया। तो ये सब फर्क आया है यहाँ पर। ठीक है। सिटीज है जिनकी एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं, इनका सेल्फ असेसमेंट भी किया गया है। इनका असेसमेंट एक ऐप के थ्रू किया गया जिसका नाम है प्राण। प्राण ऐप जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चल रही है, जो कि यहाँ पर पूरा बताते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट किसका किस प्रकार से किया गया है। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसको दिमाग में रखिएगा। बाकी ये प्रीलिम्स के लिए पूरा पूछा जाएगा, इसमें कुछ मेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी ने टॉप किया है। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा यार इंदौर तो होगा नहीं, क्योंकि इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है। तो हो सकता है यहाँ पर भोपाल ने टॉप कर लिया, हो सकता है यहाँ पे आगरा ने टॉप कर लिया हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना इसके लिए। चलिए, जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स होती है, धोखाधड़ी होती है, उस पे हमारी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी कहते हैं इसको, सीवीसी, इन्होंने यहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है बैंक के ऊपर। विजिलेंस का अर्थ ही होता है कि नजर रखना, किसके ऊपर नजर रखना, करप्शन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऊपर। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर जो है सीवीसी के ऊपर ध्यान रखा है, और ये सीवीसी के ही जो पहले के मिनिस्टर थे, जो वहाँ के हेड थे सुरेश एन पटेल, उनको ही साथ में जोड़ करके और लोगों को बनाया गया। इन्होंने यहाँ पर वो बताया कि भाई जितने भी ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो 3 करोड़ से ऊपर के होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में रहे हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, सबका मिला करके, तो उनके अगेंस्ट जो है वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन और पूरा एक अथॉरिटी बना करके पूरी यहाँ पर एक जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ये होगा कि ये बताएगा कि भाई जो भी फ्रॉड हुए हैं वो किस किस सेक्टर में हो रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल में कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किस किस तरीके के हो रहे हैं, और उसमें क्या क्या सोल्यूशन निकाले जाएंगे। उसमें टेक्निकल रेफरेंस चाहिए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी करना जरूरी पड़ जाता है, पॉलिसीज बनानी जरूरी पड़ जाती है, आरबीआई के साथ मिलकर काम करना पड़ जाता है। ये सारा काम देखेंगे। इनके जो है पूरा काम जो है वो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली से सारा कुछ देख करके सारी की सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ जुड़ करके, क्योंकि यहाँ पर सारी मिनिस्ट्रीज है, हेडक्वार्टर्स हैं, उनके साथ जुड़ करके पूरा काम करेंगे। ठीक है। सनसेट क्लॉज यहाँ पे लागू नहीं किया गया है, सनसेट क्लॉज को भी लागू किया जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से एक पूरा एक सेटअप किया गया, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। किसने सेटअप किया ये पूछा जा सकता है, सीवीसी ने। सीवीसी क्या है आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जो है 1963 की संथानम कमेटी के कहने पे 1964 में एस्टैब्लिश की गई थी, जो कि पूरा करप्शन के ऊपर निगरानी रखती है, सारा काम देखती है, सारा करप्शन के ऊपर। अपनी खुद की एक जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। और दूसरी बात क्या दिमाग में रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी गई है, ये स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का अर्थ होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लास्ट आता है इन्फ्लेशन एंड हाइक इन इंटरेस्ट रेट। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए जो है दर वृद्धि सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, इसके लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का अर्थ होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, ओ भाई महंगाई आ गई, ओ भाई साहब महंगाई महंगाई महंगाई। ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि यार एक टाइम पीरियड में इतने ज्यादा जो हमारी वस्तु और सेवाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, सिर्फ एक में नहीं, सब में। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब हर एक चीजों की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं तो आप सामान खरीदना कम कर देते हो, आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, और इसी परचेजिंग पावर कम होने को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। समझे अब? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है, इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट का पूरा एक रिजाइन करती है। इंडिया को ऐसा माना जाता है कि दर बढ़ा दो अगर इन्फ्लेशन की, तो आर्थिक गतिविधियां जो है वो कटौती हो जाएंगी, तो मुद्रास्फीति में भी कमी हो जाएगी। और अगर आप रेट कम कर दोगे, जो बैंकिंग का रेट होता है ना लोन लेने का, अगर आप उसको कम कर दोगे तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये सारा का सारा काम कौन देखती है भाई? आरबीआई। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है और फिर उस हिसाब से पूरा एक टाइट रख करके चेक करती है। ठीक है। चाहे आरबीआई कितना भी टाइट रख रही है, फिर भी जो है हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 7.4% से ज्यादा बढ़ती जा रही है ना? तो इसके लिए जो है वो यही एक रीजन आएगा इस तरफ में, कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सप्लाई और डिमांड की हमारे आपस में ना मेल नहीं खा रहा है। ऊपर से जो हमारा कोविड आया, रशिया यूक्रेन का वॉर आया, इन सब की वजह से इतना ज्यादा इन्फ्लेशन को बड़ी इतना वो हो गया कि ना कि मतलब आप कह लो कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज बढ़ती गई है। प्लस हमारे इंडिया में भी अभी जो है मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहा, इसलिए इतना आपको पता है ना कि टमाटर के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए थे। तो ये दाम बढ़ना, ये सारी चीजें भी होने लगती, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वही टैक्सेस के ऊपर ध्यान में रख के सब्सिडाइज रेट्स को पहुंचा सकती है।
काली वैली बर्ड सेंचुरी पे क्वेश्चन है। पुलिकट लेक के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये सब सही लिखा है। आपको मैं इसकी पोजीशन दिखा देती हूँ। काली वैली लेक है इधर, चेन्नई के पास है। ठीक है, साउथ इंडिया का है। ठीक है, ये उड़ीसा इसमें इंक्लूड नहीं करे क्योंकि ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी लेक जो है वो चिल्का लेक है उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा जो है वो ईस्ट इंडिया का पार्ट है। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो पुलिकट लेक आपको पता है तमिलनाडु के पास पड़ती है, तमिलनाडु में ही पड़ती है मतलब। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है काली वैली लेक। काली वैली लेक जो है ये एक लैंड रिजर्व किया गया आरक्षित भूमि है 2001 से। साथ ही बे ऑफ बंगाल से के ही रीजन में असल में ये पड़ती है। तो काली वैली लेक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको आप लोगों ने दिमाग में रखना है। ओके, ये बर्ड सेंचुरी के रूप में भी जाने जाती है। इसे कई बार जो है ये आप कह लो कि तमिलनाडु में ही प्रॉपरली पड़ती है। ठीक है, पूरा और पुडुचेरी के पास से ही इसका रीजन आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बिल्कुल मना है कि आप जो है फॉरेस्ट में जा करके कुछ भी फार्मिंग वगैरह करो या कुछ भी, ऐसा सब कुछ यहाँ पे मना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लेक थी। मैं आपको पता है हमेशा कोई ना कोई लेक वगैरह या सेंचुरी वगैरह लेके आती रहती हूँ। तो उसी हिसाब से आपको ये वाली भी लर्न करनी है, काली वेली लेक। ठीक है, ये एक ऐसे बर्ड सेंचुरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी बर्ड जो है वो बाहर से भी। लास्ट है बिद्री वेयर। ठीक है, बिद्री वेयर एक तरीके से ना एक वो होती है, आप कह लो कि एक आर्ट टाइप की होती है बिद्री। वेयर का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ मिट्टी के बर्तन से या कुछ वैसा कुछ बनाना। क्राफ्ट, WARE कहीं भी लिखा है ना, आप उसको याद कर लो कि वो एक क्राफ्ट के रूप में बात की जा रही है। तो अब ये जो बिद्री वेयर चीज है, बिद्री वेयर वैसे तो देखो एक सिटी का भी नाम है। वैसे ये बिदार एक जगह है कर्नाटका में, वहां से शुरू होता है, वहीं से नाम आ गया इसका बिद्री वेयर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन वगैरह अच्छी खासी की जाती है। ये असल में वहां पे जो बहामनी किंगडम और जो वहां पे बहुत पुरानी किंगडम्स हुआ करती थी उन्होंने स्टार्ट कराया, जिसमें व्हाइट कलर के ब्रास से लेकर के चीजों को बनाया जाता है। इसको GI टैग भी मिल चुका है। 2006 में ही इसको अपना GI टैग भी मिला है। व्हाइट कलर की ब्रास और सिल्वर के साथ जोड़ करके कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बेसिकली सबसे ज्यादा इसके लिए ना एक हुक्का जो होता है ना, हुक्का सबसे ज्यादा इस बिद्री वेयर आर्ट से बनाया जाता है। ये पर्शियन आर्ट, सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की फॉर्म में यूटेंसिल्स में बनाना उस टाइम पे काफी ज्यादा शुरू कर दिया था। उसके बाद से बहामनी किंगडम ने इसको काफी ज्यादा अपना लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, पहले बिल्कुल स्मूथ करना, फिर उसके बाद फायर से इसको करना, हैमर लगाना, काफी सारी चीजों के बाद इस पूरी बिद्री वेयर आर्ट को एक अच्छे तरीके से बनाया जाता है। समझे भाई बात को? तो ये सारे आर्टिकल्स ठीक लिखे हुए हैं। तो आज आपका ये आर्टिकल्स होते हैं खत्म। आज हम लोगों ने जितने 6 आर्टिकल्स पढ़े उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए है, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट वाले आर्टिकल में सबसे जरूरी है कि वो जो म्यांमार सॉरी सॉरी मिजोरम आइजोल में दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। जो 6 कंट्री नई ब्रिक्स में जुड़ी उनका नाम इम्पोर्टेंट है। नदन सी रूट में चाइना और व्लादिवोस्तोक तक कनेक्ट होता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में इंदौर ने टॉप किया, सेकंड पे आगरा आया है। एडवाइजरी बोर्ड जो बनाया गया बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पे वो बनाया CVC ने। और इन्फ्लेशन में क्या होता है वो। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और बाकी 2 जो क्वेश्चन दिए हैं वो तो है ही। क्वेश्चन ये बात को याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन करंट अफेयर से लिए जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करंट अफेयर जो किसी ना किसी ने मेंशन किया है, अपने भाषण में दिया है या किसी रिपोर्ट में आया है, वहीं से UPSC UPPCS BPSC RAS वहां से सवाल करते हैं, तो वहीं से ही आपको ये पूछा गया है। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? तो इस तरीके से आपसे ये सवाल पूरे किए गए थे, इनको आप पढ़िएगा, लर्न करिएगा अच्छे से। बाकी आप सबसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको अच्छे से मनाइए, ध्यान रखिए अपना, आप पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमेशा आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।